हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब टू एवरीवन। हाँ जी, आप कर रहे सी पॉलिटी तो पॉलिटी के पिछले लेक्चर च आप कवर किया 1853 तक के चार्टर एक्ट। नैक्सट अज आप गल करांगे जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हाँ जी, आप गल की 1853 के एक्ट के कि जिमें जिमें आप अगे वध रहे थे चार्टर एक्ट के नाल तो आप देख रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हौली हौली किनू अटैक करने की कोशिश कर रहा सी ईस्ट इंडिया कंपनी नू। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी नू की है अपना साइड ते करने की कोशिश कर रहा है। तुहानूं दस्सिया सी भी जिमें जिमें ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रही थी उवें ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रहा सी ते एंड ते हुण 1858 के गवर्नमेंट एक्ट की होएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एबोलिश कर दिता जाएगा तो फिर अपना सीधा शासन कौन करेगा जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ता करके जो टू टाइम पीरीयड है फॉर एग्जाम्पल 1757 तो लैके मन्निया जाता है कि 1857 तक किन्ने रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिन्हों की कहते आप कंपनी रूल। तो 1857 तो लैके 1947 तक कौन रूल करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जोड़ा उनका नींह पत्थर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज का वो किहड़े एक्ट के खिंचेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो फस्ट पॉइंट आप लिखांगे कि जोड़ा अपना कोर्ट ऑफ डायरैक्टर सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी एक ही हो गया अपना एबोलिश्ड। ठीक है, हुण डायरैक्ट रूल हो जाएगा किंदा, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने इस रूल के लिए एक पोस्ट इंट्रोड्यूस की थी, न्यू पोस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पोस्ट का नाम की सी, सैक्रटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। सैक्रटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। हुण देखो पहला आप देख रहे थे कि एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहला 1773 फिर उन्होंने 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिता गया। हुण इस एक्ट दे विच जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी उन्होंने की बना दिता गया, उनका नाम चेंज करके की रख दिता गया, वाइस रॉय। ठीक है, एज सच दोनों च कोई डिफरेंस नहीं सी। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नूं की नाम दे दिता गया, वाइस रॉय। तो हुण देखो अपने को दो चीज़ां आ गई, एक वाइस रॉय एक सैक्रटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। हुण देखते हैं इन्हां दा की सीगा सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इत्थे सैक्रटरी है, इहदे नीचे कौन सी, वाइस रॉय। ठीक है, तो सैक्रटरी ये जिहड़ी रिपोर्ट है सारी, ठीक है, ये किहनूं दिंदा सीगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं। ठीक, तो इत्थे सैक्रटरी दे नाल इत्थे कौन सी, इनकी सलाहकार कौंसल, जिन्हों इंडियन कौंसल का नाम दिता गया, जिन्हें किन्ने मैंबर सी, 15 मैंबर। मतलब ये सारा सिस्टम चलता सी एडमिनिस्ट्रेशन का। सैक्रटरी दे थल्ले कौन सी, वाइस रॉय। ठीक है, वाइस रॉय के थल्ले बाकी सारे गवर्नर। ठीक है, तो सैक्रटरी के सलाहकार इंडियन कौंसल जिन्हें 15 मैंबर से, तो इन्होंने रिपोर्ट किनू देनी उपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब की है जो सैक्रटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एजेंट सीगा, जिहड़ा कि 1858 के आप की है न्यू पोस्ट के राही लिया। तो हुण ये क्वेश्चन आ सकता कि फस्ट सैक्रटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया कौन सी, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज हो गया वाइस रॉय, तो पहला वाइस रॉय कौन सी। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिख सकते हैं फस्ट वाइस रॉय वो सीगा जी लॉर्ड कैनिंग। तो उस तो बाद जी फस्ट सैक्रटरी टू इंडिया वो सीगा लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोड़े सारे क्वेश्चन है तुम याद करने हैं। इस तो बाद आप करांगे इंडियन कौंसल एक्ट 1861। ठीक है, इस तो ये भी देख सकते तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 क्यों आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के पिछे एक बहुत वड्डी घटना हुई सी जी, 1857 का विद्रोह। तो इंडियंस ने जो 1857 के विद्रोह के पार्टिसिपेट किया, तो वह विद्रोह के नाल की होया अपने को
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ 1858 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, हुण इहदा नाम क्यों पिया इंडियन कौंसल एक्ट। देखो जी इंडियन कौंसल मतलब की है, इस एक्ट तो पहले आप एक चीज़ होर देखते हैं कि जो 1857 का विद्रोह होया उस तो बाद की है कि जो हिस्टरी की गल करिए तो इधर अपना नैशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस वो जिहड़ा की है वो मूवमेंट स्टार्ट हो चुका सी, उहदा नींह पत्थर रखना स्टार्ट हो चुका सी। बहुत सारिया संस्था बन चुकियां सीगियां जिहड़ा कि नैशनल मूवमेंट दे विच पार्टिसिपेट करना शुरू कर दियां सी। तो उस नैशनल मूवमेंट की एक ये भी आवाज़ सी कि ਜਿਹੜਾ अपने इंडियंस ਨੂੰ एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जगह मिलनी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल वो अमेरिका ਦੇ ਜਿਹੜਾ अपना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ अमेरिका ਦਾ कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रजेंटेशन। तो उस सिद्धांत ते इंडियंस ने भी अंग्रेज़ों तो मंग की भी जो साडा एडमिनिस्ट्रेशन है, तुसीं सानू एडमिनिस्ट्रेशन साडा चला रहे हो, तो साडा एडमिनिस्ट्रेशन किवें चल सकदा इंडियंस की हाज़री तो बिना। तो इहदे च की है कि इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे भी सानू भी कौंसल दे विच जगह मिलनी चाहिए है। कौंसल किहड़ी जी, जिहड़ी हुणे आपां पढ़ी है एग्जीक्यूटिव कौंसल किंदी, गवर्नर जनरल दी। हुण किंदी हो जाऊगी, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज हो गया वाइसरॉय, तो हुण की होगी वाइसरॉय दी एग्जीक्यूटिव कौंसल। ठीक है, तो बाकी जिहड़ियां अपना कह रहे थे भी इंडियंस नूं की है जगह मिलनी चाहिए है। तो उहदे च की होया कि एक इंडियन कौंसल एक्ट 1861 के नाल एक वादा किया गया कि जिहड़े 6 तो लैके 12 मैंबरस टू बी अपॉइंटेड इन एग्जीक्यूटिव कौंसल। ठीक है, हुण एग्जीक्यूटिव जिहड़ी कौंसल सी उहदे दो परपस सी, एक एग्जीक्यूटिव एक लैजिस्लेटिव। लैजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ नूं इंप्लीमेंट करने वाले। तो जिहड़े 6 तो 12 मैंबरस टू बी अपॉइंटेड इन एग्जीक्यूटिव कौंसल, तो ये जिहड़े मैंबर सी ना ये नॉन ऑफिशियल मैंबर सीगे। हुण इन्हां नूं भी उन्होंने दो तरीके च वंडता, एक ऑफिशियल मैंबरस एक नॉन ऑफिशियल मैंबर। तो नॉन ऑफिशियल मैंबर सी ना जिहड़े एक्सट्रा ऐड किए हैं इन नॉन ऑफिशियल मैंबरस, उहदे च जी 3 इंडियंस नूं एंट्री मिल गई। 3 इंडियंस गोट एंट्री। वो 3 इंडियंस कौन सी, डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लो सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड राजा ऑफ बनारस। ये तिन्ना नूं की है एंट्री मिल गई जी किंदे च, नॉन ऑफिशियल मैंबरस। ठीक है, किंदे च एग्जीक्यूटिव कौंसल के नॉन ऑफिशियल मैंबरस 3 इंडियंस गोट एंट्री। तां करके इहदा नाम की रखा गया इंडियन कौंसल एक्ट 1861। तो जिहड़ी एग्जीक्यूटिव कौंसल है ना, इहदा नाम भी चेंज कर दिता गया, इनू क्या जान लगा सेंट्रल लैजिस्लेटिव कौंसल। हुण जिथे भी नाम आएगा इहदा मतलब एग्जीक्यूटिव कौंसल ही है। जिहड़ी एग्जीक्यूटिव कौंसल सी वाइसरॉय दी, एग्जीक्यूटिव कौंसल, उनका नाम चेंज करके की रख दिता गया सेंट्रल लैजिस्लेटिव कौंसल। ठीक है, एक किन्ने तरह काम करती थी, एक मिनी पार्लीमेंट तरह काम करती थी। ठीक है, तो ये सीगे इंडियन कौंसल एक्ट 1861 के प्रोविजन।
ठीक है। नैक्सट आप गल करांगे इंडियन कौंसल एक्ट 1892। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892 ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ठीक है, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਤੇ 10 ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੱਖਤੇ 16। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂਬਰ 10 ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 16 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਿਨੀਮਮ 8 ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਿਨੀਮਮ 8 ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1892 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ ਫॉर ਫਰੀडम ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ KC ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੀ ਸੈਯਦ ਹਸੈਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫੋਰਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1773 ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬੰਗਾਲ, 1833 ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 1858 ਚ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1858 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਿੰਟੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੋਰਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫੋਰਮ। ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 16 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
मैक्सिमम मैंबर 16 तो ਵਧਾ के किन्ने कर दिते गए 60 कर दिते गए। उस तो बाद एक पॉइंट आउंदा है कि जी टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है जी कि एग्जीक्यूटिव कौंसल ऑफ वाइसरॉय, ये सब तो टॉप लैवल एग्जीक्यूटिव बॉडी मनी जाती सी। इहदे च अपने इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हो गई। किंदी एंट्री स्टार्ट हो गई जी? एंट्री ऑफ इंडियंस। जो इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हुई तो भी क्वेश्चन बनता है कि पहला इंडियन कौन सी जिन्हों एग्जीक्यूटिव कौंसल ऑफ वाइसरॉय के जगह मिली, तो उन्हों का नाम सी SP सिन्हा, जोड़ा आप लास्ट लैक्चर कन्फ्यूज किया SN टैगोर के नाल। ठीक है, तो याद रखना है SN टैगोर कौन सी जिन्होंने पहली बारी ICS क्लीयर किया, तो SP सिन्हा कौन सी जिन्होंने पहली बारी एग्जीक्यूटिव कौंसल ऑफ वाइसरॉय के जगह मिली सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नैक्सट आप गल करांगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर च पक्का होगा, सैपरेट इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, तुहानू पता ही सी अंग्रेज़ों की फुट पाओ तो राज करो नीति के आधार पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाल उन्होंने की किया, सैपरेट इलैक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम कैन वोट फॉर मुस्लिम। ये जी मुस्लिम तो हिंदू की यूनिटी को खराब करने के लिए सी, ताकि जो नैशनल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है वो की है वीक हो जाए। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्शन लिया सैपरेट इलैक्टोरेट मुस्लिम किंदे 1909 के। डैट्स वाई लॉर्ड मिंटो इज़ नोन एज फादर ऑफ सैपरेट इलैक्टोरेट। ये भी क्वेश्चन आया है जी, ऊपर लिख लेंगे हैं। लॉर्ड मिंटो is known as father of separate electorate। ठीक है जी, लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ सैपरेट इलैक्टोरेट। नैक्सट आप गल करांगे जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये तुसी नोट कर सकते हो। नैक्सट जोड़ा एक्ट है पढ़न तो पहला आप थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं जी स्टोरी। तो देखो अपनी 1909 का एक्ट आप किया, उस तो बाद जोड़ा हिस्टोरीकल हिस्टरी परसपैक्टिव के नाल उस टाइम तो की चल रहा सी आप थोड़ा जिहा देखते हैं कि जोड़ा अपना 1909 तो बाद जोड़ा अपने 1914 का वर्ल्ड वॉर अपना फस्ट, ठीक है, स्टार्ट होया, तो होर इवेंट्स चल रहे थे अपने होम रूल मूवमेंट चल रहा सीगा बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट काहदे लई सीगा कि घर घर जाके सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ अवेयर करना कि अंग्रेज़ साडे खिलाफ है तो आपां नूं इन्हां दे खिलाफ की है मोर्चा तैयार करना चाहिए। ये सीगा होम रूल मूवमेंट किंदे द्वारा बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। तो जो होम रूल मूवमेंट चल रहा सी तो होम रूल मूवमेंट दे विच उन्हां दी डिमांड सी रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट दी। रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट का मतलब की हुंदा है जी? रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट का मतलब हुंदा है कि जदों जिहड़ी गवर्नमेंट है डिसीजन लेंदे समय जिहड़ी अपने उन्हां दे नागरिक है जिहड़े या उन्हां दे अपने इंडियन मैंबरस आ कौंसल दे विच उन्हां दी सलाह लई जावे, डैट इज़ रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट। तो जोड़े एनी होम रूल मूवमेंट की एक ये भी डिमांड सी भी वी वांट अपना रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट। तो उस तो बाद एक मोंटेग्यू रिपोर्ट आई सी 1917 के विच। ठीक है, मोंटेग्यू उस टाइम ते कौन सीगे अपने सैक्रटरी सी, उन्हां दी रिपोर्ट दे विच जिन्हों मोंटेग्यू डिक्लेरेशन कहा जाता है, उन्हां दी रिपोर्ट दे विच उन्होंने दस्सिया कि जिहड़ा रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट इंश्योर की भी आने वाले टाइम के विच असीं आपां की लैके आवांगे, रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट लैके आवांगे। तो रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट का मुद्दा सी तां उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटेग्यू डिक्लेरेशन तो बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अपने को आया, जिन्हों कि किया जाता है होर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो नोन एज मोंटेग्यू
ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫੋਰਮ। ਮੌਂਟੈਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਆਰਕੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਡਾਇਆਰਕੀ ਵਾਜ਼ introduced at provinces। डायरकी कितने इंट्रोड्यूस की गई? प्रोविंसेस च इंट्रोड्यूस की गई। प्रोविंसेस मतलब सूबे, ठीक है। हुण डायरकी का मतलब की हुंदा है देखते हैं। डायरकी दे विच किसी स्टेट के सबजैक्ट्स नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लिता जाता है, जिन्हों कि आपां ट्रांसफर्ड ते रिजर्वड सबजैक्ट कह लेने, ठीक है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के दो सबजैक्ट्स नूं दो पार्ट च डिवाइड कर लिया जाता है, रिजर्वड एंड ट्रांसफर्ड। तो जो ट्रांसफर्ड होंगे आ उनके नाल की होंदा जी गवर्नर जनरल की कौंसिल, फॉर एग्जाम्पल वाइसराय की कौंसिल हुण आपां कह सकते हैं। वाइसराय की जी कौंसिल है वो की है बाकी सारे मिनिस्टर्स के नाल सलाह करेगी इस सबजैक्ट्स से, बट जो रिजर्व सबजैक्ट है वो सिर्फ जो वाइसराय की कौंसिल है, ठीक है, तो वाइसराय प्लस उनकी कौंसिल यही डिसीजन लैणगे। मतलब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी उन्होंने, बट ट्रांसफर के उन्होंने सारा नाल डिस्कस करना पएगा। तो इन्ना मतलब सीगा डायरकी जी कि इंट्रोड्यूस की गई एट प्रोविंसेस, ठीक है। तो उस तो बाद जो पॉइंट आप इहदे याद करना है वो ये है कि जोड़ा सैपरेट इलैक्टोरेट जो लॉर्ड मिंटो ने स्टार्ट किया मुस्लिम दे लई, तो वो इन्होंने किन्ने तक एक्सटेंड करता? सिख एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है जी। हुण देखो डायरकी दे विच जो ट्रांसफर्ड सबजैक्ट सी उदों मिनिस्टरां नाल सलाह की जाएगी, ठीक है। तो इस 1919 के एक्ट चो थोड़ी जी झलक अपनी मिलेगी कहती रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट की, कंप्लीटली नहीं मिलूगी, थोड़ी जी, ठीक है, क्योंकि रिजर्व सबजैक्ट भी सी, ठीक है। इंपोर्टेंट जोड़े उन्होंने अपने सबजैक्ट रिजर्व च रख लैणगे, ट्रांसफर सबजैक्ट सलाह ही नहीं करनगे मिनिस्टर्स की, जोड़े इंडियन मिनिस्टर है, ठीक है, जोड़े इन्हों की कौंसल के की होएगा अपने को, तो एक तरह का शोशाइसी है, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट जी अपनी वो नहीं सी अपनी की कह सकते हैं रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट, बट थोड़ा जिहा एलीमेंट जो स्टार्टिंग वेखण मिल सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये जोड़े पॉइंट्स आप याद रखने हैं कि एक्ट के 1919। नैक्सट देखते हैं सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन आ जाता जी डायरकी एट प्रोविंसेस कितने किहड़े एक्ट के नाल रीजनेट अपनी की गई, किहड़े एक्ट के नाल इंट्रोड्यूस की गई। नैक्सट है जी वेरी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस तो पहले एक स्टोरी सुनते हैं। देखो जी 1919 का एक्ट सी, रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट के थोड़े जे एलीमेंट्स देखने को मिले। हुण देखो जो 1919 का एक्ट सी इनू रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, ठीक है। वो कमेटी को हैड किया जॉन साइमन ने, तो उस कमेटी का नाम सी साइमन कमीशन, तुसीं बहुत बार सुनिया होएगा। हुण 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सी, जिन्हों कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता सी, उहदे लई की कीता एक कमेटी बिठाई गई भी तुसीं ये एक्ट का रिव्यू करना तो सानू रैकमेंडेशनस देनियां, ठीक है। तो उस कमेटी का नाम सी साइमन कमीशन हैडेड बाय जॉन साइमन। ये हिस्ट्री तुसीं डिटेल च करोगे और थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं कि जो साइमन कमीशन सी, साइमन कमीशन काहदे लई बनिया? ये 1919 के एक्ट की रिव्यू करने के लिए बनिया। इट वॉज हैडेड बाय जॉन साइमन। 7 मैंबरा कमेटी सी ये, ठीक है, 7 मैंबर सी इहदे हैडेड बाय जॉन साइमन। 1928 च इन्हें अपनियां रैकमेंडेशनस दित्तियां। पहला ये कहा जाता सी कि इन्होंने 1929 रैकमेंडेशन देनी है, पर इन्होंने पहला ही 1928 अपन रैकमेंडेशन देतियां। मतलब 1928 के इंडिया आया साइमन कमीशन। जो इंडिया आया तो 7 के 7 मैंबर कौन सी? इंग्लिशमैन। 7 के मैंबर कौन सी? इंग्लिशमैन। मतलब सारे ब्रिटिशर सीगे, ठीक है। तो जोड़ा भारतीय ने इनका सख्त विरोध किया, गो बैक साइमन के नारे लाए, ठीक है।
तो इनका की है, इन्हें विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इंडियंस ये कह रहे थे भी जे साडे लिए एक्ट आया जोड़ा उन्होंने रिव्यू करने के लिए कोई इंडियंस ही नहीं है तो अंग्रेज साडा रिव्यू की करेंगे। ठीक है, तो जी इन्हों दी सुजैशन सीगियां ना, जड़ियाँ अपनिया साइमन कमीशन दियाँ सुजैशनस सी, वो सुजैशनस जड़ियाँ अपनिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच डिस्कस कीतियां गईयां। हुण आप पढ़ते तो है फस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सैकेंड, थर्ड, बट अपन पता नहीं होंदा क्यों आईयां की चक्कर सी। तो ये पिक्चर थोड़ी जी क्लीयर करने की मैं कोशिश की भी जिहड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद की सी जी 1919 जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिन्होंने मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहने हैं जी, वो अपने कोल की है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की जड़ियाँ रिकमेंडेशन सीगियां वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिस्कस हुई सी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होए सी 1930 तो लैके 1932 तक। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इन्हों दी रिकमेंडेशनस को देखते हुए एक वाइट पेपर तैयार किया गया, एक मतलब नवीं रिकमेंडेशनस तैयार की गई। तो उस नवीं वाइट पेपर को की किया जान लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जोड़ा कि अपना अगला टॉपिक है। होप ये सारी पिक्चर तुहाडे दिमाग दे विच बिल्कुल क्लीयर हो गई होएगी। ठीक है जी, जो तुम लैक्चर स्टार्ट कर रहे हो मेरा, ठीक है, तो लैक्चर बंद होने जे तुम अपना ब्लर कंसैप्ट लैके मेरा लैक्चर ऑफ कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो मतलब ट्राई करना है कि सारा कंसैप्ट क्लीयर होवे। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप से पूछो, कमेंट सैक्शन से पूछो। ठीक है, दीज आर ओपन टू ऑल। जोड़ा अपना व्हाट्सएप वाला वो सैटरडे संडे ओपन होएगा। ठीक है, उत्थे तुसीं जिहड़े मर्जी डाउट्स पूछ सकते हो अपने सारे वीक दे। ठीक है, अदरवाइज कमेंट सैक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, जो मर्जी 24 घंटे ठीक है खुले ही है। तो तुसीं जो मर्जी आपदा कमेंट कर सकते हो कि सर आ कंसैप्ट समझ नहीं आया, आ जिहड़ा कंसैप्ट है वीडियो अगली बारी रिपीट कर दिओ। जिवें कि मैंसूरेशन का मैनूं सुजैशन मिलिया सी कि थोड़ा फास्ट चल रहा, तो आई विल ट्राई कि मैंसूरेशन तुहाडा स्लो होए। ठीक है, तो नैक्सट आप देखते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हुण ये देखते हैं किहड़े प्रोविजन सीगे। वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फैडरेशन सिस्टम आया जी। वट यू मीन बाय फैडरेशन? तो देखो फैडरेशन की होंदा हुण अपना इंडिया, ठीक है, उस तो बाद इंडिया के अंडर सारे स्टेट्स, ठीक है, पावर डिवाइड की हुई है। सेंटर ने तो स्टेट की पावर की है डिवाइडिड है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट की अपनी आर्मी नहीं होंगी, ठीक है, ये पावर किंदी है, ये पावर किंदी है जी सेंटर की पावर है। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट है जी स्टेट्स का, वो की है स्टेट के कोल पावर है डिस्प्यूट सॉल्व करने की, सेंटर कोल नहीं। तो एवें दी जिहड़ियां सारियां पावर्स है ये की आपां डिफाइन कीतियां हुई हैं। तो यही डिवीजन ऑफ पावर नूं आपां की कह दिंदे जी फैडरेशन कह दिंदे हैं। हुण फैडरेशन स्ट्रोंग तो वीक कदों हुंदा जदों सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होवे। ठीक है, जदों सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होवे तो उदों आपां कह दिंदे भी दैट इज़ स्ट्रोंग फैडरेशन। ठीक है, तो जे सेंटर ते स्टेट इक्वली पावर डिवाइड होण या इकट्ठे काम करते होण तो एक उन्होंने नाम आउंदा जी कोऑपरेटिव फैडरलिज्म। तो मन्निया जाता है कि इंडिया के विच अपना कोऑपरेटिव फैडरलिज्म वर्क करता है। बट फैडरेशन का जिहड़ा सारा आइडिया है वो कित्थों आया जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच कि जदों इन्होंने की करता अपनियां लिस्टां बनातियां, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कूरेंट लिस्ट। देखते हैं जी यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर दियां लिस्टां, जो सेंटर के सबजैक्ट सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंट टाइम की गल करिए तो आर्मी। स्टेट लिस्ट दे विच वाटर डिस्प्यूट कह लो। कॉन्कूरेंट लिस्ट वो होंदा जिंदे ते यूनियन लिस्ट सेंटर ते स्टेट दोवें लॉ बना सकते। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हैल्थ केयर तो अपना स्टेट आपदा लॉ बना सकता है तो सेंटर आपदा, एजुकेशन तो स्टेट आपदा सेंटर आपदा। फॉर एग्जाम्पल सर्व सिक्ख्या अभियान है जोड़ा वो सेंट्रल का प्रोग्राम चलता आ रहा है। तो जोड़ा अपने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स ने सॉरी जोड़े गवर्नमेंट स्कूल है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंडर वो की है अपना स्टेट सबजैक्ट उन्हें लॉ बनाती है।
ठीक है। तो इहदा मतलब ये सीगा फैडरेशन जिहड़ा कि इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ते, ठीक है। उस तो बाद अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनया, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। उस तो बाद अपने को फैडरल कोर्ट बनी 1937 दे विच, ठीक है, फैडरल कोर्ट बनी 1937 दे विच सारे डिस्प्यूट्स हैंडल करने के लिए सेंटर स्टेट दे, ठीक है। तो उस तो बाद आप देखते हैं एक होर पॉइंट, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनी है। जे कल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन पूछणगे तो 1926 बन गई सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जो पिछे एक्ट किया इंडियन कौंसल एक्ट 1999, ठीक है, 1919। तो देखो जरा इहदे की है प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनी है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब की है जी, फॉर एग्जाम्पल अपने पंजाब दे विच की है PPSC, ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मान लो एक हरियाणा है, ठीक है, तो जो पंजाब तो हरियाणा की इकट्ठी कमीशन हो जाए जिन्हें पेपर लेने हैं या ठीक है जिहदे नाल डील करना है, तो वो की हो जाएगा अपना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगी। उनका भी जो एस्पैक्ट कितों आया अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। हुण आप देख सकते हैं जी ये सारे अपने सारे एक्ट सीगे। इस तो बाद की होएगा थोड़ा जिहा डिस्कस करते हैं। इस तो बाद की होएगा जी अपने को एक क्रिप्स प्रपोजल आएगा 1942 के। 1942 के क्रिप्स प्रपोजल की कहेगा जी कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया। इंडियंस ਨੂੰ डिमांड की जाएगी इंडियंस को कि तुसीं आपकी आर्मी दो तो असीं तुहानूं बाद विच जदों वॉर जित के, ठीक है, असीं तुहानूं आज़ादी दे देंगे, ठीक है। तो सारे जिहड़े लीडर्स है या लोकी आ इस दे विच सी कि इन्हां दा की भरोसा है, अंग्रेज़ों का की भरोसा है, बट फिर भी आपां एट दी एंड उन्होंने हैल्प दी तो उन्होंने अपनी जबान पर रहिंदे होए एक कैबिनेट मिशन लास्ट में 1946 के कैबिनेट मिशन अपना पेश किया, ठीक है। कैबिनेट मिशन के उन्होंने कहा भी वी आर अलाउइंग यू टू मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कैबिनेट मिशन के नाल उन्होंने एक मंजूरी दी कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली बनाने की, किहदी मंजूरी दी, कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली बनाने के लिए। हुण कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तैयार करेगी। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगणगे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करन ते। तो अगले लैक्चर च अपना टॉपिक होएगा कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली। देखांगे कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली की फस्ट मीटिंग कदों हुई, उन्होंने प्रेजिडेंट कदों बने, उन्होंने ड्राफ्टिंग किद्दां हुई, किहड़ियां कमेटीज़ बिठाइयां उन्होंने, किहड़ियां कमेटियां ने, किहड़े लीडर सी, उन्होंने की काम किए। तो ये सारियां चीज़ां आपां देखांगे। कदों देखांगे जी? अगले लैक्चर च। थैंक यू वेरी मच।